नमस्कार जोहार। आज का लेसन आज का टॉपिक रहने वाला है आईटीआई वेल्डर सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम लोग देख रहे थे कि हाँ, इससे पहले हम लोग देखे थे कि पावर सोर्स के बारे में, है ना। वेल्डिंग में कितने टाइप का कौन कौन सा पावर सोर्स होते हैं, ठीक है। उनको कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है ना। कौन सा मशीन का किस टाइप का पावर चाहिए, कौन सा वेल्डिंग में किसी को कांस्टेंट करंट चाहिए होता है, कोई वेल्डिंग मशीन को कोई वेल्डिंग प्रोसेस में कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है ना। कोई किसी जॉब को करने के लिए एसी करंट चाहिए होता है, किसी जॉब को डीसी करंट चाहिए होता है। तो ये सबके देखते हुए हम लोग देखे थे कि पावर सोर्स का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मतलब हम लोग उसको देखे थे। आज हम लोग उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। जो आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बेसिकली एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के ऊपर, है ना। जो पहला नंबर पावर सोर्स है, पावर सोर्स कहने का मतलब जो वेल्डिंग मशीन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में। ये जो वेल्डिंग मशीन जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। इसका यूज करके हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो इसका कंस्ट्रक्शन है, मतलब इसके अंदर का जो क्या क्या पार्ट होता है। स्टेप डाउन एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है ना, प्राइमरी कॉइल पर एमडी वेल्डिंग, सेकेंडरी कॉइल सेकेंडरी वेल्डिंग, आयरन कोर लगा हुआ रहता है। ये सब का क्या काम होता है, कैसे मेन करंट को हम लोग वेल्डिंग करंट में चेंज करते हैं ना। तो ये सब के बारे में आज का क्लास रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज का लिखा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर तथा बनावट, है ना। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर मतलब समझ लीजिए ये जो वेल्डिंग हो रहा है, तो वेल्डिंग में जो पावर सोर्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये पावर सोर्स कौन सा वेल्डिंग पावर सोर्स है, ये ट्रांसफार्मर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डीसी वेल्डिंग जनरेटर के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रेक्टिफायर पावर सोर्स के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इन्वर्टर के मतलब पावर सोर्स के बारे में देखेंगे, है ना। 4-5 जो पावर सोर्स है, कौन कौन से पावर सोर्स है। पहले हम लोग देखेंगे एसी ट्रांसफार्मर के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे डीसी जनरेटर के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे रेक्टिफायर के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे इन्वर्टर के बारे में, है ना। तो ये 4 टाइप का हम लोग पावर सोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो लेसन है वो एसी ट्रांसफार्मर के ऊपर हम लोग का है, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, मतलब इसका अंदर का जो बनावट है उसके बारे में आज का हम लोग कंप्लीट करने वाले, ठीक है। यह एसी वोल्टेज एसी वेल्डिंग मशीन है, मशीन का है ना। ये एसी वेल्डिंग मशीन है, ठीक है। ये एसी वेल्डिंग क्या है, एक मशीन है। एक मशीन है, कौन सा मशीन है, एसी वेल्डिंग मशीन, क्योंकि ये इसको चलने के लिए एसी करंट चाहिए, है ना। करंट बताए थे 2 टाइप का होता है, एसी करंट और डीसी करंट। अभी जो हम लोग नॉर्मली जो घर की तरफ भी जो बिजली यूज करते हैं, जो ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है, वो कौन सा करंट होता है, वो एसी करंट होता है ना। तो इसको चलने के लिए क्या चाहिए, मेन पावर सोर्स क्या चाहिए, एसी करंट चाहिए, ठीक है। तो ये एसी मशीन है जो एसी मेन सप्लाई, है ना। एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करता है, ठीक है। कौन करता है, एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में कौन परिवर्तित करता है, ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। देखिए यहाँ पे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, इस जगह बोर्ड में इसका मशीन का सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको मेन पावर सोर्स क्या मिल रहा है, 220 से 440 जो होता है, 220 वाला हो गया सिंगल फेज, है ना। सिंगल फेज 440 हो गया 3 फेज, ठीक है। तो दोनों क्या है, मेन सप्लाई, है ना। एसी मेन सप्लाई जो घर तरफ हम लोग यूज करते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज जो मेन सप्लाई होता है उसको लेकर के वेल्डिंग मशीन रन होता है, ऑन होता है। उसके बाद भी इसमें कुछ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, जो क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है, करंट को बढ़ाता है। तो इसके अंदर कुछ ट्रांसफार्मर लगा रहता है, लेकिन जब ये यहाँ से बाहर निकलता है ना, जब ये करंट यहाँ से बाहर निकलता है तो ये कौन सा करंट बन जाता है, ये हो जाता है वेल्डिंग सप्लाई, है ना। एसी वेल्डिंग सप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसी मेन सप्लाई, है ना। एसी मेन सप्लाई से ये क्या हो जाता है, वेल्डिंग सप्लाई में चेंज होता है ना। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एसी वेल्डिंग सप्लाई में चेंज हो जाता है। एसी मेन सप्लाई यहाँ से मिल रहा है इसको, फिर ये चेंज होता है, इसके अंदर का जो फीचर्स लगा हुआ रहता है उसको भी आप देखेंगे। तो ये किस में चेंज हो जाता है, एसी वेल्डिंग सप्लाई में, है ना। वेल्डिंग करने के लिए जिस टाइप का करंट चाहिए, जिस टाइप को वोल्टेज चाहिए, वो उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर चाहिए, तब हम लोग को एसी वेल्डिंग करंट मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसी वेल्डिंग सप्लाई में उच्च एसी वेल्डिंग जो मेन सप्लाई होता है, एसी का जो मेन सप्लाई होता है, मतलब मेन सप्लाई यहाँ से जो देख पा रहे होंगे 440 वोल्ट इसको जो मिल रहा है ना। इसमें मेन सप्लाई में क्या होता है, ठीक है। मेन सप्लाई में क्या होता है कि उच्च वोल्टेज निम्न एम्पियर होता है,
है ना। एसी मेन सप्लाई में देख पा रहे होंगे 220 वोल्ट होता है सिंगल फेज में, 440 होता है थ्री फेज में। मतलब यहाँ पे क्या है, वोल्टेज हाई है ना, वोल्टेज क्या है, हाई है, एम्पियर होता है, ठीक है। निम्न यहाँ पे जो एम्पियर होता है, जो करंट होता है वो कम होता है ना। वहाँ पे जो करंट का जो रेंज होता है वो कम होता है। लेकिन एसी वेल्डिंग सप्लाई में जब जैसे ये वेल्डिंग सप्लाई मतलब यहाँ से जो भी निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से जो निकल रहा है इसमें क्या हो जाता है, एम्पियर निम्न हो वोल्टेज होती है ना, सॉरी, इसमें उच्च एम्पियर हो जाता है और निम्न वोल्टेज होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो पावर सोर्स से जो वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से जो पावर सोर्स निकल रहा है, करंट जो निकल रहा है वो हाई करंट हो जाता है ना। वो करंट क्या हो जाता है, हाई करंट हो जाता है, हाई एम्पियर और लो वोल्टेज हो जाता है ना, और लो वोल्टेज हो जाता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एसी मेन सप्लाई में वोल्टेज ज़्यादा होता है, करंट कम होता है। लेकिन जैसे वेल्डिंग मशीन से जो करंट बाहर निकलता है, जो जिसको हम लोग एसी वेल्डिंग सप्लाई बोलते हैं, उसमें करंट ज़्यादा हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है। ये काम कौन करता है, ये एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर करता है ना। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये इसका एक और नाम है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है अभी 220 वोल्ट ले रहा है, सिंगल फेज का है तो 440 ले रहा है अगर थ्री फेज का है तो। लेकिन ये वोल्टेज को कितना डाउन कर देता है, 60 से 100 वोल्टेज के अंदर इसको ला देता है ना। तो ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को डाउन कर रहा है ना। 220 या तो 440 वोल्टेज से क्या कर रहा है, वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रहा है। कितना ड्रॉप कर दे रहा है, 60 से 100 वोल्ट के मतलब उसका जो OCV है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, वहाँ तक ये पहुँच जाता है 60 से 100 वोल्ट तक पहुँच जाता है। तो क्या कर रहा है, वोल्टेज को डाउन कर रहा है, इसलिए इसको नाम पड़ गया क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। ये स्टेप को डाउन करता है, वोल्टेज को डाउन कर रहा है, इसलिए इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। जो मेन सप्लाई 220 या तो 440 वोल्ट को वेल्डिंग सप्लाई खुला परिपथ ओपन सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, OCV में 40 से 100, ठीक है, 40-100 डाटा याद रखिएगा, है ना, 100 के बीच कम कर देता है ना। मतलब 220 वोल्ट से अगर सिंगल फेज का है तो उसको 40 वोल्ट तक कम कर देगा, है ना। 220 वोल्ट अगर है तो उसको वोल्टेज कितना कम कर देगा, 40 वोल्ट में उसको ला लेगा और करंट बढ़ा देगा, ठीक है। अगर वो थ्री फेज का है, 440 का है, तो उसको वोल्टेज कितना कम कर देगा, वो 100 तक उसको वोल्टेज कम कर देगा, है ना। मतलब 100 इसका जो यहाँ पे जो मीटर लगा हुआ रहता है ना, एक यहाँ पे मीटर लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज का जो कांटा दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा मीटर, मान के चलिए अगर जब जैसे मशीन ऑन है वैसे ये मशीन जो सिंगल फेज का है तो 40 वोल्ट पर आके रुक जाएगा, और थ्री फेज का है तो वो 100 के आसपास ऐसे उसका जो सुई होता है, रीडिंग होता है, वो दिखाते रहेगा, है ना। मेन सप्लाई निम्न धारा, ठीक है। मेन सप्लाई में क्या होता है, लो करंट होता है, जैसे कि हम लोग देख रहे थे, वोल्टेज ज़्यादा होता है और करंट कम होता है। किसमें, मेन सप्लाई, मतलब यहाँ से जो वेल्डिंग मशीन को जो मिल रहा है वो सप्लाई में, उसको हम लोग बोलते हैं मेन सप्लाई, है ना। को अपेक्षित उच्च आउटपुट वेल्डिंग सप्लाई में एम्पियर के 100 में वृद्धि करता है ना। मतलब उच्च आउटपुट की वेल्डिंग सप्लाई में 100 एम्पियर का वृद्धि कर देता है, ठीक है। मतलब इसमें जो करंट जो मिल पा रहा है, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज का ज़्यादा है मेन सप्लाई में और करंट कम है, लेकिन ये क्या करता है, जैसे ये वेल्डिंग सप्लाई में होता है तो वैसे क्या होता है, वोल्टेज को कम कर देता है, करंट को बढ़ा देता है, ठीक है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को एसी मेन सप्लाई के बिना ऑपरेट नहीं किया जा सकता है ना। मतलब ये जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो है इसको बिना एसी मेन सप्लाई से हम लोग बिना मतलब एसी मेन सप्लाई दिए हुए हम लोग इसको उसके बिना चला नहीं सकते, है ना। क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ लगा हुआ है जिसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसका काम ही है कि अगर उसको इस टाइप का पावर सोर्स मिलेगा तभी वो रन करेगा। अगर उसको हम लोग उस जगह पे हम लोग दे देंगे क्या, जनरेटर से कनेक्शन दे देंगे, डीसी करंट दे देंगे, तो ये क्या होगा, नहीं चल पाएगा। इसको चलने के लिए हमेशा क्या चाहिए, एसी मेन पावर सोर्स ही चाहिए, एसी करंट ही चाहिए, या तो सिंगल फेज हो या तो थ्री फेज हो, तब ये मशीन क्या होगा, रन करेगा, मशीन ये चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग और उनके कार्य, है ना। अब हम लोग देखेंगे ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये जो ट्रांसफार्मर है इसके क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं और उसके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। उसका मेन पार्ट्स इतना बस याद रखिएगा, उसमें एक कॉइल होता है जिसको प्राइमरी वाइंडिंग
सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग बोलते हैं ना, और उसमें एक स्टैम्प किया हुआ आयरन कोर होता है। इसी का मेन इसमें काम होता है, यही जो काम करता है, क्या करता है, वोल्टेज को हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर देता है और लो एम्पियर को हाई एम्पियर में कर देता है। ठीक है, यही जो चीज़ दिखाया गया है, सारा ट्रांसफार्मर का जो सिस्टम है, सारा जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, इसी के ऊपर काम करता है ना। मतलब ये जो दिखाया गया पिक्चर में, यही सारा काम करके देता है। ठीक है, अभी देखेंगे इसको हम लोग। इसका पहला नंबर जो पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेमिनेटेड आयरन कोर, है ना। लेमिनेटेड मतलब एक के ऊपर एक लगाए हुए रहते हैं, जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इस जगह पे एक इस टाइप यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब इसके आसपास में ऐसे करके बहुत सारे चिपके हुए रहते हैं साथ में, है ना। इसको लेमिनेट किया हुआ रहता है। लेमिनेट मतलब क्या होता है, एक दूसरे में ये सब क्या होता है, विद्युत का इंसुलेटर बना दिया जाता है ना। मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब ये जो पूरा जो दिख रहा है, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, इसको लेमिनेट कर दिया जाता है, लेमिनेशन कर दिया जाता है ना। जैसे हम लोग अभी देखते होंगे कि अगर हम लोग किसी चीज़ का कुछ डॉक्यूमेंट होता है, उसको क्या कर देते हैं, लेमिनेशन कर देते हैं, मतलब उसमें पानी नहीं पड़ेगा, गंदा नहीं होगा, है ना, उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम, इसमें लेमिनेशन करने का, लेमिनेट करने का एक ही सिद्धांत है। इसमें करंट क्या होगा, फॉलो नहीं हो पाएगा। मतलब ये जो प्राइमरी, ये जो वहाँ पे एक कॉइल दिख रहा है, जिसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, तो प्राइमरी कॉइल दिख रहा है, यहाँ से इस जगह पे करंट नहीं जा पाएगा। कैसे जाएगा, इसी का, इसका तो एक ही मीडियम है ना, यहाँ से लेकर के ऐसे बहेगा, या तो यहाँ से ऐसे बहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे करंट पहुँच जाता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, है ना। एक चुंबकीय जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा यहाँ पे करंट इसको काटता है। ठीक है, तो ये हो गया मेन, इसका जो पहला पार्ट होता है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, आयरन कोर बोलते हैं ना। तो देख पा रहे होंगे पतला पतला जो है, ऐसे करके स्क्वायर शेप में जो लगा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन कोर बोलते हैं। ठीक है, पतली लोहे चादरों, है ना, मतलब स्टैंपिंग को जोड़कर बनाया जाता है ना। मतलब एक के साथ एक को चिपका करके, स्टैम्प करके इसको बनाया जाता है ना। ये तो ई शेप में हो सकता है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ई शेप में और आई शेप में, है ना। ऐसे करके आई शेप में यहाँ पे एक बना हुआ है, और इस जगह पे एक ई शेप में बना हुआ है ना। दो शेप में इसको स्टैम्प किया रहता है, एक दूसरे में चिपकाया हुआ रहता है। भंवर धाराओं, ईडी करंट के कारण होने वाले ऊर्जा के नुकसान को कम करता है ना। भंवर धारा कहने का मतलब कि यहाँ से जो जब इसमें हम लोग पावर सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, तब यहाँ से जो करंट जो लीक करता है ना, जो करंट का जो लीकेज होता है, वो इसमें यहाँ तक नहीं जाने देता है। उसको रोकने का काम कौन करता है, ये करता है, कौन करता है, आयरन कोर करता है। ठीक है, ऊर्जा को होता है, वो नुकसान नहीं होता है। तार की दो कॉइल, उनके बीच, किसी भी इंटरकनेक्शन के बीच आयरन कोर के ऊपर लपेटी हुई रहती है ना। मतलब ये जो तार का जो दो कॉइल है, ठीक है, ये एक कॉइल हो गया जो ऐसे से यहाँ पे लपेटा हुआ आपको दिख रहा है, और ये एक कॉइल हो गया, ठीक है, जो इस तरफ से यहाँ पे लपेटा हुआ दिख रहा है ना। ये क्या है, ये बिना किसी आपस में, ये अलग सेपरेट है पूरा। ये जो कॉइल है ये अलग अपना सेपरेट है इस तरफ, और ये जो कॉइल है वो यहाँ पे अलग सेपरेट है। ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है ना। कोई कनेक्शन नहीं है कि किस लिए नहीं है, क्योंकि ये जो लेमिनेशन, जो आयरन कोर लगा हुआ है, ये भी एक तरह का लेमिनेट किया गया है। मतलब इसमें जो करंट जाएगा, ये इससे ट्रांसफर इसमें नहीं हो सकता। मतलब ये कंडक्टर नहीं है। करंट किस में फ्लो होगा, जब वो कंडक्टर होगा, है ना। तो कंडक्टर तो है नहीं, तो क्या कैसे फ्लो होगा, नहीं फ्लो होगा। तो ये बिना किसी कनेक्शन के एक दूसरे में जुड़े हुए नहीं रहते हैं। ठीक है, ये दोनों सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ऊपर लपेटी हुई रहती है ना, आयरन कोर के ऊपर क्या लपेटा हुआ होता है, कॉइल लपेटा होता है, जिसको हम लोग वाइंडिंग भी बोलते हैं, है ना। दूसरा नंबर पे है तार के दो कॉइल, है ना। तार के दो कॉइल होते हैं, एक इस तरफ वाला जो देख पा रहे होंगे, और ये ठीक है, सेकेंडरी कॉइल, है ना। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, ये वाला जो चीज़ है उसको प्राइमरी बोलते हैं, ये वाला चीज़ है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, इसको कॉइल भी बोलते हैं, या तो इसको हम लोग वाइंडिंग भी बोलेंगे, है ना। वाइंडिंग, नॉट वेल्डिंग। वाइंडिंग मतलब उसके ऊपर लपेटा गया। ठीक है, इंसुलेशन की मदद से एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह अलग इलेक्ट्रिक इंसुलेट होता रहता है ना। इंसुलेशन की मदद से, अब क्या है, इंसुलेशन इसमें क्या लगा हुआ है, स्टैंपिंग में इंसुलेशन लगा हुआ है। तो ये क्या है, किसके ऊपर लपेटा रहता है, आयरन कोर के ऊपर लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत के जरिए विद्युत ऊर्जा को एक कॉइल से दूसरी कॉइल में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक वर्ड आया है म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। ये एक क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन एक सिद्धांत होता है। ठीक है, बेसिकली इतना समझ लीजिए, हम लोग को ज़्यादा फिजिक्स पढ़ने का जरूरत है नहीं, वेल्डिंग में बस इसका क्या रोल होता है उसके बारे में जान लीजिए कि अगर ये जो
प्राइमरी कॉइल है, इसमें अगर हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, है ना, इसमें हम लोग मेन सप्लाई इनपुट दे रहे हैं, एसी मशीन को हम लोग यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, तो इसमें जो किसी भी टाइप का अगर इफेक्ट होगा, है ना, इसमें अगर किसी भी टाइप का इफेक्ट होगा, किसी भी टाइप का अगर एक्शन होगा, तो इनडायरेक्टली अगर इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़े, है ना, इस वाले सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत बोलते हैं, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा कि इस वाला कोयल में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, इस वाला कॉइल में सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी देखने को मिल रहा है। कैसे देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी एक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होगा, करंट जो है जो वो इसमें टच करेगा, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे ये देखने को मिलता है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन का, कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है यहाँ पे प्राथमिक जो होता है इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट सेकेंडरी में दिखता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, है ना। इसी के जरिए इसमें करंट फ्लो होता है, यहाँ पे किसी भी टाइप का इसमें कनेक्शन इससे नहीं है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का आपस में बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। कनेक्शन कैसे बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। ट्रांसफ़र किया जाता है ना, दूसरी कॉइल में ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब ये प्राइमरी कॉइल हो गया, दूसरी कॉइल हो गया, दोनों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो यहाँ से जो बाहर निकला रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट टर्मिनल के जैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग केबल लगा करके यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे, है ना, इसको हम लोग बाहर लेकर के वेल्डिंग, एक अर्थिंग के लिए हो जाएगा और एक हो जाता है वेल्डिंग केबल के लिए, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे कॉइल के बारे में, है ना। प्राथमिक कॉइल, जिसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं या तो प्राइमरी वेल्डिंग, है ना, इसमें पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, ठीक है। ये जो देख पा रहे होंगे वाइंडिंग किया हुआ है ना, इसमें प्राइमरी वेल्डिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो तार लपेटा गया है, ठीक है, इसमें पतला पतला है, ठीक है, पतला पतला है और ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न है, मतलब ज़्यादा बार इसको लपेटा गया है, ठीक है। पतला है, पतला पतला तार को ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको लपेटा गया है, वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि इसमें पतले तार के अधिक फेरे, मतलब जो होते हैं टर्न होते हैं ना, मतलब अधिक इसमें लपेटा हुआ रहता है। यह मुख्य बिजली मेन से उच्च वोल्टेज हाई, मतलब वोल्टेज और कम करंट प्राप्त करती है ना। जो हम जब इसमें मेन सप्लाई हम लोग यहाँ पे देते हैं, ऐसी मेन सप्लाई जब ये लेता है, तो मेन सप्लाई में क्या होता है, अभी हम लोग देख रहे थे कि ये तो 220 वोल्ट रहेगा या तो 440 रहेगा, ठीक है, ये दोनों हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा रहता है, इसमें वोल्टेज ज़्यादा रहता है और करंट क्या होता है, कम रहता है ना। तो वही चीज़ है कि एसी का जो मेन सप्लाई जो होता है 220 वोल्ट या 440 वोल्ट, वो इस यहाँ से कनेक्ट होता है, इसको हम लोग पावर सोर्स यहाँ से देते हैं, है ना। वेल्डिंग मशीन ये जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका एक बोर्ड है ना, बोर्ड में इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए, अब इसको लगा दिया, अब जो चलेगा, तो यहाँ पे जो इसको मेन क्या मिल रहा है, यहाँ पे मेन सप्लाई मिल रहा है ना, मेन सप्लाई मिल पा रहा है, इसको मेन सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। तो मेन सप्लाई में क्या होता है, बेसिकली मेन सप्लाई में ये होता है कि वोल्टेज क्या होता है, हाई होता है, वोल्टेज हाई होता है और करंट कम होता है। इसको मिल गया, ठीक है, करंट इसको मिल गया। इसमें एक चीज़ हम लोग क्या ध्यान में दिए कि इसमें पतला तार रहता है और अधिक फेरा रहता है ना, पतला पतला तार रहता है और ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न, मतलब ज़्यादा बार उसमें लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में थोड़ा सा। सेकेंडरी कॉइल या तो सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना, इसमें मोटे तार के बहुत कम फेरे होते हैं, है ना। देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें मोटा तार है, ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे मोटा तार है और बहुत कम, मतलब जितना प्राइमरी में लपेटा गया है उससे कम है इसमें, है ना, क्योंकि मोटा है। मोटा अगर कोई चीज़ को हम लोग ज़्यादा लपेटेंगे तो कम ही ज़्यादा स्पेस घेरेगा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इसमें मोटे तार बहुत कम फेरे होते हैं, ठीक है, मतलब फेरे मतलब इसमें जितना बार लपेटा गया हो, ठीक है, एक बार लपेटा गया तो एक टर्न उसको बोलेंगे, 20 बार लपेटा गया हो तो 20 टर्न बोलेंगे, है ना। टर्न मतलब घुमाओ, है ना। फैराडे के नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार यह कॉइल प्राथमिक कॉइल के वोल्टेज को कम कर देता है ना। मतलब ये कहने का मतलब कि सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है कि फैराडे का जो नियम होता है ना, फैराडे का जो नियम होता है, कौन सा नियम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो एक होता है, उसके अनुसार यह क्या करता है,
कॉइल मतलब जो प्राथमिक यह कॉइल मतलब कौन सा कॉइल, जो सेकेंडरी कॉइल है, जो उधर वाला कॉइल है, वो प्राथमिक के वोल्टेज को कम करता है ना। प्राथमिक में जो वोल्टेज है वो क्या है, ज़्यादा है ना, वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है, उसको कम कर देते हैं। लेकिन उसी अनुपात में करंट को कई गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये इसमें जो हम लोग वोल्टेज जो दे रहे हैं, तो ये इसका इफेक्ट अभी इसके ऊपर दिखने लगा है ना। मतलब इसमें वोल्टेज ज़्यादा था तो ये वोल्टेज को कम कर दिया सेकेंडरी वाइंडिंग, लेकिन क्या कर दिया, करंट को उसी अनुपात में मतलब उसका कई गुना अनुपात में उसको क्या कर देता है, उसी अनुपात में करंट को कई गुना बढ़ा देता है ना। करंट इसमें क्या हो गया, करंट इसमें बढ़ जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, और वोल्टेज क्या हो जाता है, वोल्टेज घट जाता है, ठीक है। यह उच्च करंट वेल्डिंग के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करता है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इस जगह पे क्या हो गया, वोल्टेज डाउन हो गया और करंट हाई हो गया, है ना। करंट एम्पियर, ए से एम्पियर डिनोट करते हैं हम लोग, एम्पियर करंट, है ना। V फॉर वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज डाउन हो गया, करंट हाई हो गया, ठीक है। तो वेल्डिंग करने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत होता है, करंट चाहिए होता है ना, क्योंकि करंट से क्या होता है, करंट से हीट ऑफ सोर्स निकल पाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है, वेल्डिंग के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करता है ना। यह उच्च करंट जो होता है, हाई करंट जो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग से जो मिला उधर से, वो क्या करता है, वेल्डिंग के लिए ऊर्जा का आपूर्ति करता है ना। ऊर्जा कैसे मिलेगा वेल्डिंग में, आर्क क्रिएट होगा, है ना। आर्क क्रिएट के लिए क्या चाहिए, हाई एम्पियर चाहिए, ठीक है। तो एम्पियर मिल गया हम लोग को, अब हम लोग आर्क क्रिएट कर सकते हैं। आर्क क्रिएट करेंगे, उसमें क्या होगा, हीट मिलेगा। हीट अगर उसमें मिलेगा तो क्या होगा, जॉब को आसानी से हम लोग मेल्ट कर सकते हैं, गला सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोडों के विभिन्न साइजों के लिए उपयुक्त वेल्डिंग के लिए एम्पियर, है ना, एडजस्ट करने के लिए सेकेंडरी आउटपुट सप्लाई में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे हम लोग इसमें 2.5 का वेल्डिंग रोड यूज करते हैं, है ना, 3.15 का भी वेल्डिंग रोड यूज करते हैं, 4 mm का भी रोड यूज करते हैं, 5 mm का भी रोड यूज करते हैं, ठीक है। मतलब सब अलग अलग डायमीटर का हम लोग वेल्डिंग रॉड यूज़ करते हैं। तो अलग अलग डायमीटर के लिए सबका करंट रेंज अलग अलग है, ठीक है। मान के चलिए 2.5 के लिए हम करंट सेट करते हैं कितना, 60 से 90, है ना। 3.15 के लिए हम कितना सेट करते हैं, 90 से 120, ठीक है। और 4 mm के लिए 120 से लेकर के 160 तक। मतलब ये जो डायमीटर होता है, इलेक्ट्रोड का जो थिकनेस होता है, इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है, इलेक्ट्रोड का डायमीटर को देखते हुए हम लोग करंट सेट करते हैं ना। सबका करंट रेंज अलग अलग, हालांकि इलेक्ट्रोड का डायमीटर का करंट रेंज अलग अलग होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अलग अलग टाइप का हम लोग करंट सेट करने के लिए यहाँ पे एक और चीज़ लगा हुआ रहता है, जो जिसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लगा हुआ रहता है जिसको जब हम लोग वेल्डिंग मशीन में यहाँ पे जब देखेंगे, तो यहाँ पे एक ऊपर साइड में या तो इस साइड में एक क्या होता है, एक लीवर बना हुआ रहता है ना, जिसको यहाँ पे हम लोग इसको घुमाते हैं। हाँ, इस जगह पे जब यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ रहता है ना, ये इस टाइप का कुछ हैंडल बना हुआ रहता है, इस टाइप का। तो जैसे हम लोग इसको घुमाते हैं, है ना, मतलब इस डायरेक्शन में जैसे हम लोग इसको घुमाते हैं, तो यहाँ पे जो करंट होता है, ठीक है, करंट एक मीटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। इस जगह में कहीं पे एक साइड में एक करंट मीटर लगा हुआ रहता है, जो दिखाएगा करंट का रेंज, दिखाएगा करंट का लेवल, दिखाएगा कितना एम्पियर में। तो इलेक्ट्रोड को देखते हुए हम लोग करंट को एडजस्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो यहाँ से क्या करता है, इसको ऊपर नीचे करने का काम करता है। इस जगह पे जब नीचे करेगा तो करंट बढ़ जाएगा, ऊपर करेगा तो करंट घट जाएगा, ठीक है। होता है जो वेल्डिंग केबल आउट टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये आउटपुट टर्मिनल के साथ, इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड के लिए होता है तथा दूसरा जॉब अर्थ के लिए होता है ना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका जब बाहर निकलेगा इसके अंदर ये वाला फिट रहता है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोड के लिए, और एक यहाँ से जो निकला हुआ किसके लिए हो गया, एक अर्थिंग के लिए हो गया, है ना, जिसको हम लोग जॉब पे लगाते हैं, ठीक है। ये किधर हो गया, एक यहाँ पे हो गया, है ना। ट्रांसफार्मर एयर कूल्ड या ऑयल कूल्ड हो सकता है, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर है, ये तो एयर के द्वारा भी ठंडा हो सकता है, ऑयल के द्वारा भी ठंडा हो सकता है ना। दो टाइप का कूलिंग मैकेनिज्म काम करता है। एयर में क्या होता है कि यहाँ पे देख पा रहे हो छोटा छोटा वेंट बना हुआ रहता है ऐसे करके, ठीक है। वेंटिलेशन थोड़ा छोटा हुआ रहता है, जिसके द्वारा क्या होता है, इधर से हवा खींचता है ना, हवा जाता है अंदर। वो अंदर का जो जितने भी अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगे रहते हैं, सबको ठंडा करने का काम होता है। एक होता है ऑयल के द्वारा, जिसमें क्या होता है, ये जो कॉइल होता है उसको स्पेशल
एक कूलिंग ऑयल होता है जो घर के पास में देखते होंगे, ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ रहता है, उसमें तेल के द्वारा उसको ठंडा किया जाता है ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इसको दो टाइप को हम लोग ठंडा कर सकते हैं, एक एयर के द्वारा ठंडा कर सकते हैं और एक ऑयल के द्वारा ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल वाला में क्या होता है, ऑयल में उसको कॉइल को डुबा करके रखते हैं, और एयर में क्या होता है, एयर नॉर्मली इसमें फैन लगा हुआ रहता है, फैन क्या करता है जब घूमता है तो अंदर का हवा मतलब बाहर का हवा खींचता है, ठीक है, खींच करके फिर उसको पीछे साइड से बाहर निकाल देता है ना। अब इसका हम लोग काम देखेंगे, ठीक है, ये काम कैसे करता है ना। ये जो कॉइल है जो इसको कैसे ये काम करता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। एसी मेन सप्लाई 220 हो गया या 440 हो गया, है ना। मेन सप्लाई मतलब समझ गए, जहाँ से इसको पहला हम लोग मशीन को ऑन करने के लिए जो प्लग लगाते हैं, जहाँ से हम लोग बाहर करंट उसको मशीन को देते हैं, मशीन को चालू करने के लिए, है ना, वही होगा मेन सप्लाई। प्राइमरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है, ठीक है। तो मेन सप्लाई जो होता है यहाँ से ये जुड़ा हुआ रहता है मेन सप्लाई, ठीक है। मेन सप्लाई 220 या 440 ये किसी जुड़ा हुआ रहता है, प्राइमरी वाइंडिंग से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे देख पा रहे हो प्राइमरी वाइंडिंग बना हुआ है जो आयरन कोर में बल की चुंबकीय रेखाओं को उत्पन्न करता है ना। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रेड कलर का डॉट डॉट लाइन आपको दिख रहा है ना, ये रेड कलर का डॉट डॉट लाइन आपको दिख रहा है। ये क्या है, ये जो डॉट डॉट लाइन जो दिख रहा है वो बेसिकली क्या है, चुंबकीय रेखा है ना, मतलब जिसको मैग्नेटिक लाइन्स बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। अब ये क्या होता है मैग्नेटिक लाइंस के द्वारा, कि यहाँ पे जो करंट वोल्टेज है ये किस में पहुंच जा रहा है, किस में किसको काट रहा है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग को काटने लगा है, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग को काटने लगा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो करंट वोल्टेज है उसका इफेक्ट सेकेंडरी में देखने को मिलेगा। लेकिन अब वही सेम क्यों नहीं रह पाता है उस जगह पे, 220 यहाँ पे भी इधर, यहाँ पे भी 220 और मिलना चाहिए उसको, ये क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें अभी हम लोग देखे थे कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो कॉइल था वो पतला पतला था और ज़्यादा था, है ना, पतला पतला था और ज़्यादा था। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या था, कॉइल मोटा है और कम है। तो वहीं पे चीज़ मेन चीज़ हो जाता है कि जो वोल्टेज हाई वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे लो वोल्टेज बन जाता है, और यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो लो एम्पियर होता है वो इस जगह पे जा करके हाई एम्पियर बन जाता है, ठीक है। बल की चुंबकीय रेखाएं सेकेंडरी कॉइल को प्रभावित करती है ना। अब ये जो चुंबकीय रेखाएं जो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन जो दिख रहा है रेड रेड, ये क्या करता है, सेकेंडरी कॉइल को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, तथा उसमें उच्च एम्पियर निम्न वोल्टेज वेल्डिंग सप्लाई प्रेरित करता है ना। मतलब इसमें अब यहाँ पे क्या हो गया, इस जगह पे, यहाँ पे, इस जगह पे और इस जगह पे, है ना। अब यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो इस जगह पे चला गया, वोल्टेज कम होकर के, और एम्पियर बढ़ के इस जगह पे चला गया। किसके द्वारा चला गया, वो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, चुंबकीय रेखाएं के द्वारा चला गया, है ना। ये जो डॉट डॉट लाइन के द्वारा जो दिखाया गया कि क्योंकि इन दोनों में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो कॉइल के ऊपर जो लपेटा हुआ है उसमें किसी भी टाइप का कनेक्शन नहीं होता है, इसको पहले से ही इंसुलेट कर दिया जाता है ना, इसको पहले से ही इंसुलेट कर दिया जाता है, मतलब यहाँ का करंट इसमें फॉलो नहीं हो सकता है। लेकिन किसके द्वारा फॉलो हुआ वहाँ पे करंट, इसमें चुंबकीय रेखाएं मैग्नेटिक लाइन्स के द्वारा करंट वोल्टेज वहाँ पे फ्लो होता है, ठीक है। इस क्रिया को म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो क्रिया हो रहा है, क्या जो क्रिया हो रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो इफेक्ट हम लोग दे रहे हैं 220 वोल्ट 440 वोल्ट जो हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में इसको दे रहे हैं, तो इसका इफेक्ट जो दिख रहा है किसके द्वारा इफेक्ट दिख रहा है, चुंबकीय रेखाओं के द्वारा जो इफेक्ट दिख रहा है, जो क्या हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में देखने को मिल रहा है ना। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि वोल्टेज कम हो गया और करंट बढ़ गया, किसके द्वारा वो चीज़ पॉसिबल हो पा रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत के, जिसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। उसके द्वारा उसमें जो करंट वोल्टेज है सेकेंडरी वाइंडिंग में चला जाता है, किसके द्वारा, चुंबकीय रेखाओं के द्वारा, ठीक है। विद्युतीय की तुलना में प्राथमिक के फेरों में संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हुए द्वितीय कॉइल में प्राथमिक कॉइल की वोल्टता कम होती है ना। द्वितीय की तुलना में मतलब इसका सेकेंडरी के तुलना में प्राथमिक में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हुए, है ना, मतलब दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे तो इसका अनुपात कम है, इसका अनुपात ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हम लोग ज़्यादा लपेटा हुआ रहता है प्राइमरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग मोटा है तो कम लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। प्राथमिक कॉइल की वोल्टता कम होती है ना, प्राथमिक कॉइल की वोल्टता कम होती है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि विद्युतीय कॉइल पर वोल्टता, है ना, द्वितीयक जो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना। इसको निकालने को अगर हम लोग को जानकारी लेना है
कि उसमें वोल्टेज कितना है, तो उसके लिए एक चीज़ फॉर्मूला बना हुआ है कि प्राइमरी कॉइल पर वोल्टेज, है ना, प्राइमरी कॉइल पर वोल्टेज मान के चलिए 220 इसको मिल रहा है, 220 वोल्टेज हम लोग दिए हैं यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, इनटू द्वितीय में फेरों की संख्या, है ना, मतलब इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न्स लगा हुआ है, ठीक है, मान के चलिए इसमें 10 टर्न हम लोग घुमाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 टर्न लगा हुआ है। तो अगर उसको हम लोग डिवाइड करेंगे प्राथमिक कॉइल में, कॉइल की संख्या से, है ना, प्राथमिक कॉइल में मान के चलो संख्या इसमें ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब मान के चलिए 18 है, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी आएगा तो उसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं उसमें, वो इसमें सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है, ठीक है, वो वोल्टेज निकल के यहाँ पे सामने आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, एम्पियर्स डायल, है ना, एम्पियर्स डायल कहने का मतलब अब इस जगह में जो बीच में जो एम्पियर डायल लगा हुआ रहता है, इससे पहले हम लोग जो स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि जो एम्पियर्स जो करंट को बढ़ाने और कम करने के लिए जो डिवाइस लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर्स डायल, है ना, जो एम्पियर को कम ज़्यादा करने का जो काम करता है उसको हम लोग एम्पियर्स डायल बोलते हैं। यह वेल्डिंग मशीन के बाहर लगा एक मैनुअल नॉब या व्हील होता है ना, ये वेल्डिंग मशीन के क्या होता है, जस्ट बाहर लगा हुआ रहता है, जस्ट अपोज, ये वेल्डिंग मशीन है ना, ये वेल्डिंग मशीन है, ठीक है। यहाँ पे हो गया एक करंट रेगुलेटर, ठीक है, इसका एक ऑन ऑफ करने वाला एक एमसीबी होता है यहाँ पे इस जगह पे, इस तरफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा, इस तरफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, है ना। और यहीं पे एक करंट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए से बताए थे, इस टाइप का एक डिवाइस लगा रहता है, इसको ऐसे करके घुमाएंगे, ज़्यादा घुमाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा और इस तरफ घुमाएंगे तो वोल्टेज कम होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मशीन के बाहर एक नॉब, मतलब ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है एक जो भाल्व लगा हुआ रहता है, एक जो छोटा सा घुमाने के लिए जो लगा हुआ रहता है उसको नॉब या व्हील बोलते हैं ना, व्हील के जैसा हो सकता है, घुमाने वाला जो हो सकता है, घुमा के भी उसको बड़ा बड़ा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है कि हैंडल टाइप्स भी होते हैं, हैंडल को पकड़ के उसको घुमाना पड़ता है, या तो छोटा सा गोल व्हील के जैसा भी उसमें होता है ना, या तो नॉब, आजकल तो डिजिटल हो गया है ना, नॉब के रूप में भी उसको कर दिया गया, नॉब बना दिया गया है। जब आप डायल को घुमाते हैं तो आंतरिक रूप से एक स्क्रू मैकेनिज्म है ना, मतलब इससे डायल को जो बाहर में जो लगा हुआ है वो अंदर यहाँ पे इस जगह पे इससे कनेक्ट होता है, किससे, सेकेंडरी वाइंडिंग से वो कनेक्ट होता है, जरिए मूवेबल कोर को आगे या पीछे खिसकता है। डायल पर बने स्केल जैसे 0 से 250 एम्पियर, है ना, मतलब यहाँ पे जो स्केल बना हुआ रहता है इस जगह पे यहाँ पे एक स्केल दिखाया रहता है, यहाँ पे सबसे ऊपर में दिखाएगा आपको 300 एम्पियर, है ना, सबसे नीचे दिखाएगा आपको मान के चलिए 0 एम्पियर, है ना, सबसे नीचे करेंगे तो 0 एम्पियर हो जाएगा, मतलब इसको घुमाते घुमाते वहाँ पे एक रीडिंग दिखाते रहेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसके द्वारा करंट वोल्टेज सेट करते हैं, एम्पियर डायल के द्वारा, ठीक है। इससे वेल्डर को सटीकता करंट का पता चलता है, ठीक है, करंट का पता चलेगा, करंट का पता चलना बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि अलग अलग हम लोग थिकनेस के ऊपर, प्लेट के ऊपर वेल्डिंग करते हैं, अलग अलग डायमीटर का इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए करंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग सेट करना पड़ता है कि करंट किस टाइप का है। अगर करंट ज़्यादा करके वेल्डिंग मारेंगे तो डिफेक्ट आ सकता है, कम करके वेल्डिंग मारेंगे तो भी डिफेक्ट आ सकता है। तो जो भी रेंज होता है इलेक्ट्रोड का, है ना, करंट का जो रेंज होता है उसके अकॉर्डिंग उसको करंट सप्लाई देना ज़रूरी होता है, और उसके लिए एडजस्ट हम लोग कहाँ से करते हैं, करंट को एम्पियर डायल से, है ना। एम्पियर डायल सब कहने का मतलब समझ लीजिए, ये जो है, ठीक है, यहाँ पे जो इसके ये जो अंदर का जो मैकेनिज्म है, जो हम लोग बाहर से जब हम इसको चेंज करते हैं, बाहर से जब इसको हम लोग डायल करते हैं, ठीक है, एक पिक्चर है, देखिए ये वाला, है ना, ये जो है, ये जो ऊपर का जो लीवर है, इसको अगर हम ऐसे करके घुमाएंगे तो यहाँ पे करंट वोल्टेज है कितना, वो इस जगह से यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ पे लगा हुआ रहता है, यहाँ ऊपर में ही बेसिकली दिया हुआ रहता है ना, ऊपर में हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, तो यहाँ पे दिखेगा आपको, है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर डायल, है ना, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे 0 एम्पियर है, यहाँ पे 300 एम्पियर है, ठीक है, तो इसमें एक रीडिंग चलते रहता है, ऐसे करके दिया हुआ रहता है, तो जैसे जैसे इसको घुमाएंगे, है ना, ये लीवर को जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे पता चलेगा कितना करंट में हम लोग पहुँच गए हैं, कितना करंट हम लोग को चाहिए किस टाइप का वेल्डिंग रॉड के लिए, तो मोटा प्लेट को देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग इसका लाभ देखेंगे, है ना, जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है उसका लाभ देखेंगे हम लोग, ठीक है, उसका लाभ क्या है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो हम लोग यूज करते हैं उसका लाभ देखेंगे, और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो हानि होता है
है ना, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो आता है कम आरंभिक मूल्य, है ना, मतलब जो लो इनिशियल कॉस्ट होता है, मतलब एसी उपकरणों की रोटेटिंग पार्ट्स, है ना, मतलब पैसा कम लगेगा जब हम लोग उसको स्टार्टिंग में परचेज करेंगे, जब भी लेने मशीन लेंगे, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर लेंगे तो पैसा कम लगता है। क्यों कम लगता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे कि इसमें रोटेटिंग पार्ट्स, मतलब घूमने वाला जो पार्ट्स होते हैं वो नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। मतलब इसमें किसी भी टाइप का शाफ्ट नहीं लगा हुआ रहता है, किसी भी टाइप का उसमें आर्मेचर नहीं लगा हुआ रहता है, किसी भी टाइप का उसमें ज़्यादा 2-3 गो फैन नहीं लगा हुआ रहता है, बेल्ट नहीं लगा हुआ रहता है जो घूम के उसको एनर्जी देगा, ठीक है। घूमने वाला हिस्सा या रेक्टिफायर की आवश्यकता नहीं होती है ना, मतलब इसमें किसी भी टाइप का रेक्टिफायर अलग से कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं लगा हुआ रहता, बस उनमें इसमें क्या रहता है, कॉइल होता है ना। जो मेन इसके वैसी वेल्डिंग जो ट्रांसफार्मर है वो किसके ऊपर काम करता है, कॉइल के ऊपर काम करता है, ठीक है। और कॉइल कौन से सिद्धांत के ऊपर काम कर सकता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम कर सकता है, ठीक है। केवल एक ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है जिसमें शुरुआती खरीद लागत काफ़ी कम होता है ना, मतलब सिर्फ एक ट्रांसफार्मर खरीद लेंगे तो उसके अंदर जो डिवाइस लगा हुआ रहता है उसी से काम खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर पे इसका क्या एक लाभ है, कम मेंटेनेंस लागत, है ना। जो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम लोग खरीदते हैं उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है या तो बहुत कम करना पड़ता है, ठीक है। तो जब ये वेल्डिंग मशीन जो होता है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होता है, ठीक है। कैसे कम होता है, क्योंकि घूमने वाला पुर्जा के इसमें है ही नहीं, है ना। जो अगर जिसमें घूमने वाला पुर्जा होता है उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें लुब्रिकेंट देना पड़ता है, ग्रीस मोबिल करना होता है ना। फूट और खराबी की संभावना कम होता है ना। किसी भी आपकी इसमें टूटने फूटने वाले जितना भी घूमने वाला चीज़ होता है उसमें क्या डर रहता है, हमेशा टूटने का फूटने का जो डर रहता है वो इसमें है नहीं, जिससे मरम्मत और रखरखाव का खर्च घट जाता है ना, जिससे क्या होता है मेंटेनेंस और जो इसका केयर मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका और एक एडवांटेज क्या है, आर्क ब्लो की स्वतंत्रता, है ना। मतलब आर्क ब्लो क्या होता है, एसी वेल्डिंग करंट में, एसी वेल्डिंग सप्लाई में जब हम लोग एसी वेल्डिंग मशीन के द्वारा जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें आर्क ब्लो नहीं होता पाता है, ठीक है। आर्क ब्लो कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए ये एक इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड है और ये जॉब है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अभी हम लोग क्या करते हैं, जब वेल्डिंग सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे आर्क क्रिएट हो जाता है ना। ये ग्रीन कलर का मान के चलिए एक आर्क है, आर्क बन गया। तो अभी ये कौन सा डायरेक्शन में है आर्क, अभी ये सीधा नीचे वाला डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है, मतलब सीधे पकड़ के रखें तो सीधे जा रहा है। लेकिन जब जैसे हम लोग डीसी पावर सोर्स से दोबारा हम इसको चलाएंगे तो ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क है वो आपको इस डायरेक्शन में देखने को मिल जाएगा, मतलब ये अपना पथ भटक जाएगा, है ना। वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा या तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आर्क है ब्लो हो रहा है, मतलब बह रहा है किधर, या तो आगे बह रहा है या तो पीछे की तरफ बह रहा है, ठीक है। आगे जब बहता है उसको हम लोग फॉरवर्ड आर्क ब्लो बोलते हैं, दो टाइप का आर्क ब्लो होता है, और पीछे जब बहता है तो उसको हम लोग बैकवर्ड आर्क ब्लो बोले, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, एक चैप्टर है, एक टॉपिक है वेल्डिंग में कि आर्क ब्लो, है ना, और उसका हम लोग कैसे रोक कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्क ब्लो इसमें नहीं हो पाता है, एसी में नहीं हो पाता है, क्योंकि एसी में क्या होता है, जो एसी करंट जो होता है वो डायरेक्टली जॉब के ऊपर पड़ता है, उसमें किसी भी टाइप का, मतलब यहाँ पे अभी जॉब में इस जगह पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, एक रॉड के ऊपर बन जाता है, एक इधर भी बन जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, ये आर्क ब्लो होना पॉसिबल हो जाता है डीसी करंट में। लेकिन एसी में इस टाइप का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी टाइप का नहीं बनता है, ठीक है। आर्क ब्लो से ये मुक्त रहता है। एक है एक और शोर रहित, है ना, मतलब नॉइस, किसी भी टाइप का इसमें आवाज़ नहीं आता है जब ये मशीन चलता है, भारी इसमें किसी टाइप का मोटर नहीं लगा हुआ रहता है ना, कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, जो इसलिए मतलब जब भी हम इसको यूज करते हैं तो पूरा तरीके से क्या रहता है, ये शांत रहता है ना, ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, ठीक है। अब इसको हम लोग लाभ देख लें, अब इसको हम लोग हानि देख लें, मतलब ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या क्या हानि हो सकता है और होता है ना। अलौह धातुओं, नॉन फेरस मेटल जैसे एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए इसमें इन धातुओं को जोड़ने के लिए डीसी डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है, जिससे के लिए टिग वेल्डिंग जैसे तकनीक बेहतर होते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलौह धातु, मतलब एसी करंट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अलौह धातु को वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के द्वारा, है ना, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग क्योंकि इसलिए हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम लोग आगे एक चीज़ पढ़ेंगे, पोलैरिटी पढ़ेंगे, है ना। पोलैरिटी जैसे कल हम लोग कल की क्लास में देख रहे थे, पोलैरिटी में होता क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अलग अलग हम लोग करंट प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन एसी में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है ना, मतलब दोनों टर्मिनल पे एकदम समान करंट आते रहता है, ठीक है। एक सेकंड में
वो 50 बार चेंज होते रहता है, ठीक है, करंट वोल्टेज चेंज होते रहता है। तो वही ये एसी में किसी भी टाइप का हम लोग करंट का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं कि पॉजिटिव में ज़्यादा है नेगेटिव में कम है। लेकिन डीसी में क्या हो सकता है, पॉजिटिव में ज़्यादा होता है नेगेटिव में कम होता है, तो वहाँ पे हम लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं। तो ये चीज़ इसमें एक एडवांटेज है कि इसमें नॉन फेरस मतलब जो अलौह धातु होते हैं जिसमें लोहा का मात्रा नहीं रहता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एल्युमिनियम बोल सकते हैं, है ना। अलौह धातु जिसमें लोहा लोहा का मात्रा नहीं पाया जाता है, एल्युमिनियम बोल सकते हैं, कॉपर बोल सकते हैं, ठीक है, और ब्रास बोल सकते हैं, ब्रॉन्ज बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब मेटल के ऊपर हम लोग इसमें वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, ये वाला एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, एसी वेल्डिंग करंट्स, ठीक है। फिर इसके लिए हम लोग कहाँ चल जाएंगे एल्युमिनियम को वेल्डिंग करने के लिए, टिग वेल्डिंग में चल जाएंगे, ठीक है। टिग वेल्डिंग में एसी वेल्डिंग करंट का लेकर के, क्योंकि वहाँ पे जो आर्क जो क्रिएट होता है उस जगह में उसका जो आर्क का जो एक कैरेक्टर होता है, आर्क का जो कैरेक्टर होता है वो वहाँ पे सही से उसको मेंटेन कर पाते हैं, उस जगह पे किसी भी टाइप का आर्क को डाइवर्ट नहीं होता है। वहाँ पे आर्क जो फोकस होता है, आर्क का जो फोर्स होता है वो डायरेक्ट प्लेट के ऊपर पड़ता है और ऑक्साइड नहीं बनने देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाहर का वातावरण की वजह से एल्युमिनियम के ऊपर वेल्डिंग नहीं कर पाते, किसमें, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, ठीक है। और दूसरा इसका नुकसान क्या है, बेयर वायर इलेक्ट्रोड, है ना। बेयर वायर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं के लिए बेयर वायर इलेक्ट्रोड का उपयोग करते समय बिना कोटेड इलेक्ट्रोड के आर्क स्थिर रखना एसी सप्लाई में बहुत कठिन होता है, ठीक है। बेयर वायर कहने का मतलब एक तार के जैसा वायर होता है ना, और एक जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, फ्लक्स कोटिंग किया हुआ रहता है ना। इलेक्ट्रोड के ऊपर इतना छोड़ करके इसके ऊपर क्या रहता है, फ्लक्स का कवर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसके ऊपर फ्लक्स का कवर चढ़ा हुआ रहता है। तो ये हो गया फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। लेकिन ये सिर्फ क्या होता है, एक तार होता है जिसको हम लोग बेयर वायर बोलते हैं ना, मतलब इसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई कवर नहीं रहता है, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है कि इसको जब लेकर के सिर्फ तार को मतलब बेयर वायर को हम लोग यूज करके अगर वेल्डिंग करेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो है जो एसी करंट जो है वो इसमें कह सकते हैं कि जो वहाँ पे पोलैरिटी का फिर बात आ जाएगा, है ना, कि पतला अगर तार है, तार को अगर हम लोग नेगेटिव में लगाएंगे तो वो कम गलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग लगा देंगे तो ज़्यादा गलना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से जो आर्क निकलेगा इस जगह से वो स्टेबल नहीं रह पाता है, ठीक है। वो स्टेबल यहाँ से जो आर्क निकलेगा वो स्टेबल नहीं पड़ पाता है। वो किस में रहेगा, जिसमें फ्लक्स कोटेड रहता है, फ्लक्स का कवर किया हुआ रहता है, वो उसी में आर्क एक डायरेक्शन में स्टेबल रह पाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाए, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, है ना। मतलब इसमें पतला सिर्फ वायर से करेंगे तो आर्क फ्लो नहीं हो पाता है, वो चिपकने का भी चांस वहाँ पे उस जगह पे बना हुआ रहता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अभी और भी इसमें बहुत सारा टॉपिक रिलेटेड है, ठीक है। विशेष जो वेल्डिंग में फाइन करंट सेटिंग के लिए, है ना, मतलब कोई स्पेशल जॉब के ऊपर वेल्डिंग करना हो तो एकदम फाइन करंट सेटिंग नहीं कर सकते, है ना। मतलब 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे करके करंट अगर सेटिंग करना है, 1-2 एम्पियर का एकदम एडजस्ट करना है, तो उस जगह पर उस टाइप में ट्रांसफार्मर से हम लोग उतना फाइन करंट सेटिंग नहीं कर पाते, ठीक है। सटीक और बहुत कम करंट फाइन करंट एडजस्टमेंट की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें बारीक करंट कंट्रोल करना मुश्किल होता है ना। मतलब एकदम कम से कम करंट, एकदम कम से कम करंट पे अगर वेल्डिंग मारना हो, एकदम थोड़ा सा करंट कर ले करके, तो ये ट्रांसफार्मर के द्वारा पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें ज़्यादा करंट कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड जो है वो जॉब के ऊपर चिपक जाएगा, है ना। तो ये ट्रांसफार्मर का डिसएडवांटेज है कि उसमें हम लोग अलग अलग मेटल के ऊपर नहीं कर सकते हैं वेल्डिंग, है ना। जैसे नॉन फेरस मेटल हो गया, और उसमें हम लोग पतला जो बेयर वायर होता है, मतलब जिसको हम लोग मिग वेल्डिंग में ज़्यादातर यूज करते हैं ना। मिग वेल्डिंग में जो वायर के जैसा जो स्पूल होता है ना, जिसको बेयर वायर हम लोग बोलते हैं, वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रोड में आता है, ठीक है। वो बेयर इलेक्ट्रोड हो गया, ये फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड हो गया, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं करते उसमें। और इसमें फाइन करंट एकदम मतलब कम मात्रा में करंट सेट करके हम लोग वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, किसमें, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। लेकिन इसका एडवांटेज, इसका लाभ क्या क्या है, क्योंकि इसमें कोई आवाज़ नहीं होता है ना, इसमें आर्क ब्लो नहीं हो पाता है, और इसमें क्या हो सकता है, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो जीरो होता है, जीरो के बराबर मान के चलिए। और इसमें जब हम लोग मशीन को जब हम लोग परचेज करते हैं तो कम बजट में मशीन हम लोग ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब है मशीन का देख रेख, है ना। जब एक वेल्डर है, वो वेल्डर को किन किन बातों को लेकर के एक मशीन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना, उसके बारे में अब थोड़ा सा जानना है। देख रेख
तथा रख रखाव, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं केयर एंड मेंटेनेंस, है ना। हर चीज़ को हम लोग देख रेख करते हैं, या तो गाड़ी लेते हैं उसका भी देख रेख करते हैं, ठीक है, बड़ा गाड़ी हो छोटा गाड़ी हो उसका भी कुछ मेंटेनेंस का काम होता है। तो सेम वैसे भी जैसे वेल्डिंग मशीन हम लोग यूज़ करते हैं, इसका भी केयर मेंटेनेंस करना जरूरी होता है, ठीक है। पहला नंबर पे है कि ट्रांसफार्मर के अच्छी तरह से अर्थ करना चाहिए, है ना। जब भी जिस जगह पे हम लोग काम करने वाले होते हैं इस वेल्डिंग मशीन से, ट्रांसफार्मर से, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से, उसको क्या होता है, प्रॉपर अर्थ करना चाहिए, है ना। अर्थिंग करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक सैम्बल लगा हुआ रहता है, अर्थ सैम्बल, जो इस टाइप का सैम्बल दिखता है, जिसको हम लोग अर्थिंग सैम्बल बोलते हैं ना, जिसको बॉडी अर्थिंग सैम्बल भी बोलते हैं ना, अर्थिंग सैम्बल। ये क्या होता है, इस जो सैम्बल है वो मशीन के पीछे या तो दाहिना साइड या तो आगे साइड कहीं पे भी ये सैम्बल लगा हुआ रहता है। सैम्बल से क्या होता है, यहाँ पे इस जगह से स्क्रू के द्वारा हम लोग उसको नीचे ग्राउंड में आसानी से उसको हम लोग अर्थिंग कर सकते हैं, ताकि जो भी यहाँ से जो करंट जो लीक कर रहा है बाहर का, जो अंदर का जो कॉइल से, वो बॉडी पे आ करके वो सीधा नीचे चला जाए, ठीक है। वो किसी को टच करने से उसको करंट का शॉक ना लगे, है ना। उसके लिए क्या करना जरूरी है, प्रॉपर बॉडी अर्थ करना उसको मशीन को जरूरी है ना। और भी मशीन में बहुत सारे सेफ्टी डिवाइस लगे रहते हैं, जैसे पहला अर्थिंग लगा होना चाहिए, दूसरा MCC होना चाहिए, है ना, तीसरा RCC भी होना चाहिए, अभी देखेंगे इस सबको हम लोग आगे। फिर है VRD होना चाहिए, ठीक है। मतलब इतने सारे सेफ्टी डिवाइस वेल्डिंग मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। देखते जाएंगे और भी। MCC भी मतलब जो मेन सर्किट ब्रेकर होता है ना, रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर जो होता है, वोल्टेज रिड्यूसिंग डिवाइस जो होता है ना, जब वेल्डिंग नहीं कर रहे होते हैं तो आसान जो मतलब वोल्टेज जिसमें सप्लाई नहीं हो छोड़ेगा बाहर, ठीक है, वही चीज़ हो गया। और RCC भी मतलब करंट को ब्रेक करके रखता है ना। तो किसी भी टाइप का कुछ शॉर्ट सर्किट होने से, कहीं पे भी जॉब आपस में टच करने से, दो तार आपस में टच करने से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे एक डिवाइस लगा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RCC भी एक और एक्स्ट्रा सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ रहता है, ठीक है। निश्चित अवधि के बाद ट्रांसफार्मर के तेल को बदले, है ना। मतलब जो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है ना, जो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसमें समय अंतराल, मतलब सब 1 महीने हो गया, 2 महीने हो, जो 3 महीने, जो भी इसका मैनुअल जो होता है, मशीन का जो मैनुअल होता है, जो एक दिया जाता है, जो SOP होता है ना, मतलब मशीन को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर जिसको बोला जाता है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि समय अंतराल में, जैसे गाड़ी को इतना किलोमीटर में उसको क्या करना पड़ता है, उसको सर्विसिंग करना पड़ता है। सेम वैसे ही उतना समय अंतराल में उसका जो कूलिंग का जो ऑयल है वो चेंज करना ज़रूरी होता है, वरना फिर वो कूलिंग का काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। मशीन की स्थापना, है ना, तथा चालन रन के लिए सदा मैनुअल इंस्ट्रक्शन का नियमावली का पालन करें। मतलब मशीन को चलाने के लिए, है ना, मशीन को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मशीन का जो चलाने का जो तरीका है, मशीन का जो सिस्टम है, जो SOP जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, कोई भी चीज़ को चलाने का एक तरीका होता है, SOP जिसको बोलते हैं ना। तो वही स्टेप बाय स्टेप, मतलब फर्स्ट में क्या होना चाहिए, सेकेंड में क्या होना चाहिए, मशीन को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, कैसे ऑन करना चाहिए, कहाँ से ऑफ करना चाहिए, ठीक है, किस जगह से करंट सेट करना चाहिए, मशीन को सिंगल फेज में चलाना चाहिए ना 3 फेज में चलाना चाहिए, किस टाइप का मशीन है, मतलब मशीन का पूरा स्पेसिफिकेशन जान करके, मशीन के बारे में पूरा जान करके उसको चलाना चाहिए, उसको हैंडल करना चाहिए, ठीक है। मशीन को उसकी अधिकतम क्षमता पर लगातार ना चलाएं, है ना। अधिकतम क्षमता कहने का मतलब, जैसे हम लोग इससे पहले क्लास में देख रहे थे, मशीन का एक क्या होता है, ड्यूटी साइकिल होता है ना। ड्यूटी साइकिल कहने का मतलब कि 10 मिनट इसका मशीन जो है बिना रुके वेल्डिंग कर सकता है ना। 10 मिनट बिना रुके वेल्डिंग कर सकता है, मतलब बिना गर्म हुए, बिना किसी टाइप का प्रॉब्लम से वेल्डिंग कर सकता है, ठीक है। लेकिन वैसे क्या है, सेम हम लोग उसको सेम डेली बेसिस पे उसको एकदम सेम कंटिन्यूस यही रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, वैसा नहीं करना है। मशीन को 6 मिनट के लिए, 7 मिनट, 8 मिनट के लिए वेल्डिंग करनी कंटिन्यू करना है, फिर उसको रोक देना है 1-2 मिनट के लिए, ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो मशीन का ड्यूटी साइकिल भी बना रहेगा, मशीन का एफिशिएंसी भी बना रहेगा, और मशीन भी सेफ रहेगा, ठीक है। आंतरिक या बाहरी सफाई के समय मशीन की मुख्य सप्लाई बंद करें, है ना। मशीन को जब भी क्लीनिंग करने का बात आता है, मशीन को जब भी साफ करने का बात आता है, तो वहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान दिया जाता है कि इसको हमेशा स्किल्ड पर्सन ही करेगा, ठीक है। स्किल्ड पर्सन कहने का मतलब जो इसके बारे में जानता हो, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना। इसमें इलेक्ट्रिक के द्वारा चलने वाला चीज़ है, इसमें किस चीज़ का खतरा हो सकता है, करंट का खतरा हो सकता है, ठीक है। अब वो करंट के बारे में जानेगा नहीं, तो अगर सप्लाई करने गया, इसको अगर मेन सप्लाई जहाँ से इसको हम लोग बाहर से देते हैं बोर्ड से, उस जगह में इसका पावर सॉकेट लगा हुआ है, अगर यहाँ पे जो स्विच है ऑन है ना, और नीचे ऑफ है, बंद नहीं करके अगर करेंगे, प्लग नहीं हटा कर करेंगे, तो क्या हो सकता है, करंट मार सकता है। क्योंकि साफ करने के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इसको
कोई भी चीज़ से हम लोग साफ कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी कटा फटा चीज़ रहेगा, छोटा मोटा भी केवल यहाँ से मान के चलो लेके गए, वो भी थोड़ा बहुत कटा फटा अगर है, ऐसा तो यूज़ नहीं करना है कटा फटा, है ना, मान के चलिए कुछ है तो उस जगह पे यहाँ पे दोनों टच करने का चांस है, दोनों टर्मिनल, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक शॉक होने का चांस है, इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक फायर होने का चांस है। ठीक है, ये सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। हमेशा मशीन को बंद करके प्लग हटा करके उसको सफाई करना चाहिए। वेल्डिंग करते समय धारा को ना बदले। ठीक है, ये चीज़ मेन चीज़, अच्छा चीज़ बता रहे हैं कि जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं, जब वेल्डिंग प्रोसेस चालू होता है तो उस जगह पे ये जो नॉब है ना, ये जो नॉब है इसके द्वारा चालू, मतलब जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे इसको नहीं घुमाना है ना। वेल्डिंग जब कर रहे होते हैं तो वेल्डिंग के टाइम पे नहीं घुमाना है, वेल्डिंग बंद करना है ना, वेल्डिंग बंद करना है, उसके बाद करंट को फिर से एडजस्ट करना है। ठीक है, वेल्डिंग करते करते क्या होता है, कभी बोलता है कि नहीं करंट बढ़ाओ, करंट थोड़ा और कम करो, करंट और थोड़ा और बढ़ाओ, वैसे नहीं करना है। ठीक है, करंट बढ़ा ले, फिर चेक करना है, फिर ज़्यादा हो गया तो फिर से थोड़ा सा कम करके फिर चेक करना है। ठीक है, मतलब लाइव एकदम कनेक्शन, वेल्डिंग करते हुए मशीन को कभी भी करंट बढ़ाना नहीं है, वेल्डिंग करंट कभी कम नहीं करना है। ठीक है, मशीन को सदैव शुष्क फर्श पर रखें या स्थापित करें, है ना। मशीन जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी हम लोग रखेंगे, वो सरफेस क्या होना चाहिए, वो एकदम सूखा सरफेस होना चाहिए, है ना। ठीक है, सूखा सरफेस होना चाहिए। अगर बारिश के दिन है तो बारिश के दिन में हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंड बना करके रखेंगे, है ना, एक स्टैंड बना करके उसको हम लोग उसके ऊपर रखेंगे। बारिश के समय में क्या है कि इसको हम लोग अलग से एक कवर, कैनोपी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इसको सीट को हम लोग कवर कर सकते हैं ऊपर से। ठीक है, ऐसे घर के जैसा, है ना। ये वाला सिस्टम स्टील सीट का जो बना करके हम लोग इसको रखना है, ताकि बारिश डायरेक्ट इसके ऊपर ना पड़े, मशीन के ऊपर, अगर वो बाहर में कहीं पे रखा हुआ है तो। ठीक है, तो मशीन को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। बाहर वर्षा, धूल, मिट्टी में काम करते समय मशीन को उचित सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग बाहर आउटडोर वेल्डिंग करते हैं, है ना, जिस जगह पे धूल होने का चांस है, पानी पड़ने का चांस है, मिट्टी पड़ने का, मिट्टी धूल वर्षा होने का चांस है, उस जगह में स्पेशल सेफ्टी देना चाहिए मशीन को। ठीक है, क्योंकि मशीन अगर सेफ़ है तो अच्छा से वेल्डिंग होगा, सेफली वेल्डिंग होगा। मशीन को अगर हम अनसेफ तरीके से रखेंगे तो खतरा हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फायर का खतरा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मशीन का जो केयर मेंटेनेंस है उसको समझना चाहिए एक वेल्डर को, और जानना चाहिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा मशीन का क्या क्या केयर मेंटेनेंस होता है, उसके बारे में देखे। ठीक है, फिर मशीन का क्या क्या लाभ है, क्या हानि है आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का, फिर इसका जो प्रिंसिपल है कैसे ये काम करता है ना, प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक कोयल के द्वारा, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन के द्वारा उसमें करंट ट्रांसफ़र होता है। फिर हम लोग देखें प्राइमरी कोयल क्या होता है, सेकेंडरी कोयल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखें, है ना। उसके बाद हम लोग देखें आयरन कोर जो होता है वो आपस में कैसे चिपका हुआ रहता है। उस फिर जो इसका बनावट है ना, मशीन का जो बनावट है और क्या क्या टाइप है इसका, उसके बारे में हम लोग देखें, मतलब कौन कौन सा पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मशीन का क्या काम है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना, नेसेसिटी इसका क्यों है, इसको हमेशा चलने के लिए एसी मेन सप्लाई ही चाहिए, इसको दूसरा टाइप का करंट से हम लोग नहीं चला पाएंगे, है ना। क्योंकि ये जो मशीन का जो अंदर का जो सिस्टम है, जो सिद्धांत है, वो किसके ऊपर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत है। उसमें क्या चाहिए, उसको मेन सप्लाई चाहिए ही चाहिए, है ना, उसको दूसरा सप्लाई से नहीं चला सकते, उसको डीसी पावर सोर्स से नहीं चला सकते। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखें कि वेल्डिंग मशीन जो ट्रांसफार्मर, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग देखें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास है वो रहेगा वेल्डिंग जनरेटर के बारे में, है ना, जो डीसी वेल्डिंग जनरेटर होता है ना, उसके बारे में देखेंगे। जनरेटर के बारे में वो देखेंगे, उसका टाइप देखेंगे, उसका पार्ट्स देखेंगे, कौन कौन सा पार्ट्स का क्या क्या नाम है, काम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे रेक्टिफायर देखेंगे, इन्वर्टर देखेंगे, है ना। तो इस टॉपिक के रिलेटेड अगर किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।